क्या? कहाँ तक हुआ था बताइए? कितना हुआ था? कल भी पीडीएफ मिला था क्या? क्वालिटी का कल मिला था। ठीक है, बैठिए। 191 से ना। कहता है कि रेडियो प्रसारण की शुरुआत भारत में कब की गई थी? बताओ भाई। 1923 में। 1923 में। किसका प्रसारण? तो रेडियो का प्रसारण हुआ था 1900। भारत के बड़े बंदरगाह में से एक कहता है कि मंगलौर स्थित है। किस राज्य में बताइए? तो मंगलौर का संबंध कहां से है भाई? कर्नाटक। कहां से है? और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कहां है भाई? बेंगलुरु। किसका? और यहीं पर है इसरो का भी मुख्यालय। किसका मुख्यालय है? तो बताइए, इसरो का मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु। कहां है? जबकि ध्यान रखिएगा, कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन? किसका? कर्नाटक में ही एक जगह है कुंद्रेमुख। कौन सा? बताइए। कुंद्रेमुख कर्नाटक में किसके लिए प्रसिद्ध? बताइए। लौह अयस्क। किसके लिए? तो लौह अयस्क के लिए कुंद्रेमुख कहां पे? कर्नाटक। कहां पे? कौन सा जगह? कुंद्रेमुख। कौन सा? और ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में अगर एक चट्टान पूछेगा तो धारवाड़। कौन सा? प्रश्न है कि धारवाड़ चट्टान का संबंध किस राज्य से? किस राज्य से? कौन सा? धारवाड़। कौन सा? तो धारवाड़ का संबंध कहां से? कर्नाटक। कहां से? जबकि कुंद्रेमुख का संबंध कर्नाटक। कहां से? कौन सा? कौन सा? जबकि कॉफी का उत्पादन ज्यादा कौन करता है? कौन? कौन? किसका? बताइए। इसरो का मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु। कहां? किसका? इसरो का। किसका? इलेक्ट्रॉनिक्स या अंतरिक्ष शहर के नाम से कौन? बेंगलुरु। कौन? कंफर्म ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 कहां से प्रारंभ होता है? बताओ तो। उड़ीसा से। कहां? बंगाल। उड़ीसा से बंगाल। उड़ीसा से कहां भाई? कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5। उड़ीसा से कहां? बंगाल। उड़ीसा से। उड़ीसा से। कंफर्म ना? कहता कि भारत में गैस पाइपलाइन का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? गेल। कौन? कौन? क्लियर ना? तो गेल याद रखेंगे। एक है भेल। कौन सा? कौन? एक कंपनी है, याद रखेंगे, बेल सेल। कौन? देखो भाई, गेल के बाद है भेल। कौन सा? भेल के बाद है सेल। कौन सा? कौन? तो बताइए, इस्पात संयंत्र का पूरा भारत में इस्पात संयंत्र का देखरेख किसके पास है? सेल के पास। किसके पास? जबकि भेल कौन? 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 तो भेल की बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि ये भारी इंजन निर्माण को लेकर ये संस्था काम करती है। कौन? भेल। और एक है गेल। कौन सा? गेल के बाद है ONGC। ये पेट्रोलियम के लिए है। किसके लिए है? तो ONGC किसके लिए है? पेट्रोलियम के लिए। सारी की सारी भारत सरकार की कंपनियां हैं। किसकी कंपनियां?
रेलवे द्वारा वस्तुओं का संचालन किस प्रकार के संस्था पर किया जाता है? किसके? तो याद रखेंगे, कहता रेलवे द्वारा वस्तुओं का संचालन किस प्रकार के संस्थाओं स्थानों पर किया जाता है? बाजार और शहर। बाजार और कहां? सबको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा माल की जो ढुलाई होती है वो याद रखिएगा किसके द्वारा होता है? बताओ भाई। रेलवे के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत में सबसे ज्यादा माल ढुलाई किसके द्वारा? रेलवे के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत में सबसे ज्यादा आंतरिक माल ढुलाई किसके द्वारा? रेलवे। जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा माल ढुलाई जल मार्ग के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो दुनिया में सबसे ज्यादा याद रखेंगे ट्रांसपोर्टिंग जो होता है वो किसके द्वारा? जल मार्ग। किसके लिए? जल मार्ग के द्वारा। किसके द्वारा? जबकि ध्यान रखेंगे देश के आंतरिक भाग में जो माल का ट्रांसपोर्टिंग होता है वो रेलवे के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो दुनिया में जल मार्ग, दुनिया में और देश के अंदर रेलवे, देश के अंदर रेलवे के द्वारा माल ढुलाई होता है। किस शहर को भारत का दिल कहा जाता है? मध्य प्रदेश। किसको भाई? आज एयर शो में दिल देखे थे? देखे थे ना? तो हमको लगता है देश आजादी के बाद पहला बार पटना में ऐसा शो हुआ। लग रहा था कि बॉर्डर पर खड़ा है। अनुभव हो रहा था ना? आप लोग छत पर से देखे होंगे। एयर शो देखे थे ना? तो दिल शो तो यहीं बनाया था ना? चलिए धीरे धीरे बदल रहा है, बदलाव हो रहा है ना? तो थोड़ा सा समय लगेगा, है ना? चलो भाई ध्यान देना है। चलिए, रेल मार्ग का सबसे पहला उपयोग कहां हुआ था? ब्रिटेन। कहां पे? तो रेल मार्ग का शुरुआत कहां हुआ था? क्योंकि जितने भी, ध्यान रखिएगा, लगभग जितने आविष्कारक थे वो ध्यान रखेंगे यूरोप के। कहां के? लेकिन यूरोप से अगर पहले बात करेंगे तो हमारे पास भी जब दुनिया में किसी को कुछ पता भी नहीं था उस समय हमारे देश का सब कुछ बड़े ऊपर था। जिस समय धर्म ही नहीं था, ना तो आप ईसाई था, ना तो इस्लाम था, ना तो सिख था, ना तो पारसी था, ना तो जैन था, कोई नहीं था। आप ईसा पूर्व की बात करेंगे तो ईसा मसीह का जन्म से शुरू हुआ ईसवी, और उससे पहले आप इतिहास के अंदर पढ़ते हैं गुप्त वंश और मौर्य वंश। उससे पहले आप पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता और ऋग्वैदिक सभ्यता, है ना? तो जिस समय धर्म भी नहीं था उस समय थे आर्यभट्ट। कौन? बराहमिहिर। कौन? नाम सुने हो ना? सुश्रुत। कौन? पतंजलि। कौन? ये सारे के सारे बड़े विद्वान उसी समय हुए। उसी समय बराहमिहिर कह दिया था कि पृथ्वी जो है किसका परिक्रमा करता है? सूर्य का। आर्यभट्ट खगोलविद थे, बराहमिहिर खगोलविद थे, कालिदास थे। तो मतलब वो सभी याद रखेंगे ईसा पूर्व से थे, है ना? और बाद में जब ध्यान रखिएगा कि बाद में जब 16वीं सदी के दौरान भी बहुत सारे यूरोप वाले ने, ध्यान रखेंगे, जब भारत से उसका आना जाना लगभग हुआ, सब कुछ हुआ, तो धीरे धीरे अब देखिए 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया, सबको पता है, और 1498 में पुर्तगीज आ गया। तो यूरोपीय का आना जाना तो लगा रहा, और धीरे धीरे यहाँ के सब कुछ को ले जाके उसका ट्रायल यूरोप में किया और फिर सब कुछ का निर्माण किया और वर्चस्व में आया। तो एक समय था जब भारत, ध्यान रखेंगे, भारत सोने का चिड़िया कहलाता था। गुप्त काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पास इतना आप कह सकते हैं शक्तिशाली और प्रतापी राजा था। सबको पता है कि
चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य भी सबको पता है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि पूरा का पूरा। तो यहां पर कहता है कि रेल मार्ग का सबसे पहला उपयोग कहां? ब्रिटेन। कहां पे? ब्रिटेन। जबकि भारत में कब हुआ? 1853। 1800। और बहुत लोग कहता है कि अंग्रेज बहुत कुछ दे के गया, शकरकंद दे के गया। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि अंग्रेज बहुत कुछ दे के गया, नालायकों दे के नहीं गया। अगर वो रेल चलाया तो बहुत ज्यादा लूटने के दृष्टिकोण से वो रेल चलाया। बैलगाड़ी से सामान ले जाता, तब तक बैलगाड़ी से ले गया ले गया। कहता कि अंग्रेज बहुत दे दिया, पुल दे दिया तो सड़क दे दिया, कुछ नहीं दिया। और वो कुछ दिया तो उसका बदला है कि वो उसके बदले 1000 गुना ज्यादा लूट के ले गया। बैलगाड़ी से सामान ले जाता, 150 दिन में पहुंचता, ट्रेन से 1.5 दिन में पहुंच जाता। जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई इंग्लैंड में, तब न कच्चे माल की आवश्यकता उसको पड़ा। तब 1853 में भारत में रेल की शुरुआत की और ट्रायल किया गया। रेल उस शौक से थोड़े चलाया कि आम आदमी चढ़ेगा उस पर। वो रेल इसलिए चलवाया ताकि आसानी से अंग्रेज माल को तेजी से लूट सके और तेजी से इंग्लैंड पहुंचा सके। इस लेकर वो रेल बनवाया, पुल बनवाया, सड़क बनवाया। मूल उद्देश्य यह है। लेकिन लोग कहता कि अंग्रेज तो बहुत कुछ देके गया। तो इसलिए करीब बात की, अब किसी के पास अगर बोलेगा तो उसको बढ़िया समझाइएगा, है ना, इन्हें की सुन के रह जाइएगा। बात समझे? मूल उद्देश्य यही था कि ध्यान रखिएगा। तो 1853 में डलहौजी क्या चलवाया? रेल। मुंबई से थाने, मुंबई से, तो मुंबई से थाने। अरे वो की कर रहा है उधर रे? इधर। तो मुंबई से थाने, मुंबई से कहां भाई? मुंबई से थाने के बीच में किसके समय बताइए? डलहौजी। सीमांत सड़क, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमांत सड़कों का निर्माण भारत में कब शुरू हुआ बताइए? 1900। और इसका निर्माण कौन करता है? BRO। कौन करता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कौन करता है? बॉर्डर रोड। तो BRO की स्थापना कब हुई? 1900। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? इसका मुख्य उद्देश्य था भारत के सीमा को क्या करना है? मजबूत करना, ताकि सीमा पर रोड बन सके और सैनिक आसानी से वहां पहुंच सके। तो BRO का काम याद रखिएगा और स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि सीमा पर सड़क पहुंचाना, रेलवे ट्रैक बनाना, या ध्यान रखिएगा के पढ़ाया है। ध्यान दो। समझिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का मूल उद्देश्य था, ध्यान रखिएगा, सड़क का निर्माण करवाना। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा सड़क भारत को बनवाना है चीन और पाकिस्तान के तरफ। बांग्लादेश से उतना कोई दिक्कत, इसके लिए बिहार तैयार है। बात समझे? अभी आप एक विवाद सुने होंगे बॉर्डर पे, गलवान घाटी। कौन? आराम समझो, भारत ही है। आई भारत का पगला साढ़ू। कौन? चाइना, है ना। ये तो बेटा इधर ये है कि नहीं है ना। इसी लेकर तो कि ये जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, लगता है चाइना का अवैध संतान है। बात समझा?
अस्त्र और शस्त्र देता है चाइना, पर इसका असली बाप तो हिंदुस्तान है। बात समझा? बात ध्यान दो। अब देख भाई, ध्यान दो। ये जो आप तुम देख रहे हो, ये है LAC। कौन? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कौन? ई जो तुम देख रहे हो ये है LOC। कौन? LOC। कौन? रुक न रे, तेरे को ठंडा लग रहा है। अब ध्यान दो, ये है LOC। कौन? समझो, खाली उड़ो मत। ये है LOC। कौन? देश आजाद हुआ 1947। कब हुआ? आजाद हुआ। इससे पहले इंग्लैंड जो था उसकी कूटनीति कहिए, पाकिस्तान को एक दिन पहले आजाद कर दिया, 14 अगस्त को, है ना? अलग हो गया। जब ये अलग हो गया, कूटनीति समझिए। आज हम थोड़ा आपको यही बताएंगे, है ना? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो उस खेमे में इंग्लैंड, गौर कीजिएगा, इंग्लैंड, अमेरिका भी कम खत्म नहीं है, ये बात सोचिएगा। हम मास्टर हैं तो थोड़ा सा अपने कंट्रोल में करके रखे हैं, नहीं तो बहुत समझ सकते हैं, है ना? हाँ, अमेरिका, और एक खेमे में था रूस, है ना? सवाल उठता है कि जो 1945 द्वितीय विश्व युद्ध में एक साथ था, अभी सबसे बड़ा दोनों दुश्मन बना हुआ है ना? अब हुआ क्या कि इंग्लैंड जो है द्वितीय विश्व युद्ध जीत गया 45 में, अमेरिका बम गिरा दिया, इंग्लैंड भी उस खेमे में था, जीत गया। अब जब खेमे में जीता तो अमेरिका भी दबाव बनाने लगा इंग्लैंड पर कि सबको आजाद करो। मामला अगर ऐसे रहेगा उपनिवेशवाद वाला तो हर एक कुछ ना कुछ दिन के बाद ये झगड़ा होते रहेगा, तीसरा विश्व युद्ध भी होगा। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान को उस समय याद रखेगा, चूंकि इंग्लैंड और अमेरिका एक खेमे में था, तो अमेरिका जो है और इंग्लैंड किसका साथ दे रहा था? पाकिस्तान। किसका? और पाकिस्तान का साथ दिया। और बंटवारा के लिए जो आया था व्यक्ति, वो व्यक्ति था रेडक्लिफ, इंग्लैंड का। कहां का? इंग्लैंड का। जो पीला लाइन हम दिए हैं आपको, ये पीला लाइन ओरिजिनल सीमा मेरा यही था। कागज है हमर और जमीन जोत रहा है ये। तो जब तक हमको थोड़ा सा पावर नहीं है, तब तक तो हम थोड़ा सा अड़े हुए हैं। अब पावर आया तो ट्रैक्टर लेके जाएंगे, जैसे अभिनंदन राफेल घुसा दिया था ना पाकिस्तान में। बात समझ रहे ना? अब ये जो तू देख रहा है ना, इन नक्शा में, ये ओरिजिनल जमीन है भारत का। उस समय अमेरिका और इंग्लैंड के कह लीजिए दबाव और शक्ति प्रदर्शन के कारण इंग्लैंड जो पाकिस्तान जो ये जमीन हमारा कब्जा किया, क्योंकि आंतरिक रूप से इंग्लैंड और अमेरिका किसके साथ दे रहा था? देश आजाद जैसे ही हुआ, बात समझो, देश आजाद जैसे ही हुआ, तुरंत ध्यान रखेंगे पाकिस्तान पीओके पर हमला कर दिया, जो वर्तमान में ये एरिया है। और हमला जब कर दिया तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, शौक तो उनका पूरा हो ही गया था। उधर पाकिस्तान में अली जिन्ना का शौक पूरा हो गया था, वो भी प्रधानमंत्री बन गया था। गांधी जी के कृपा से ये भी बनिए गए थे, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, है ना? और जब नहीं रहे तो ऑटोमेटिक है सरदार पटेल गृह मंत्री बने। नेहरू जी जो है पाकिस्तान अटैक कर दिया, लफंगा अटैक कर दिया जिसको उस समय कुछ नहीं था। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पीछे से उसको कोई सह दे रहा था, और वो सह दे रहा था इंग्लैंड और अमेरिका। अटैक कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो सबको पता है 1945 में यूनाइटेड नेशन राष्ट्र संघ की स्थापना खुद अमेरिका किया था, और दुनिया के सबको चूंकि बम मार के जापान को एकदम खत्म कर दिया और बोला सबसे ज्यादा सुप्रीम हम हैं,
इसी लेकर तो उसी समय से रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया कि बेवकूफ कहीं का हम कुछ है ये नहीं है, इतना बड़ा देश है और हम कुछ है ये नहीं, दोनों के बीच मनमुटाव भी याद रखेंगे उसी समय हुआ। सवाल उठता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब अमेरिका और रूस एक साथ मित्र राष्ट्र के ओर से लड़ा था तो फिर 1945 के बाद दोनों अलग क्यों हुआ? उसका बड़ा कारण यही था कि दोनों का शक्ति प्रदर्शन था। और अमेरिका अब इंग्लैंड जो है पाकिस्तान का साथ दे दिया और पीओके पर हमला जब किया तो पीओके पर हमला करने के बाद लगभग 66-67 हजार रखने रे 66 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कब्जा कर लिया। कौन? पाकिस्तान। नेहरू जी जो है सेना उसमें कहां जा रहे हैं, है ना, खाली हमको ऑर्डर दीजिए ना भाई, आप यहां तक नहीं आया है, हम फिर से ले लेंगे, मिला देंगे, है ना, कोई सीमे तीमे नहीं रहेगा। लेकिन नेहरू जी को हो सकता है मन में हमारे व्यक्तिगत अपने विचार हैं, लेना देना नहीं है, हो सकता है इनको लगा प्रधानमंत्री बनिए गए हैं, अब थोड़ा सा अगर जो इस मामला को यूएनओ में ले जाते हैं हो सकता है शांति का नोबेल मिल जाए हमको कि दोनों के बीच शांति समझौता, क्योंकि गांधी जी के कृपा से ही 56 करोड़ रुपया मिला था। गांधी जी तो रूस गए थे, खैबे नहीं करेंगे जब तक 56 करोड़ नहीं देगा। ध्यान रखना, बाप उसी बेटा को साथ देगा जो लफंगा होता, सीधा जो रहेगा उसको तो कोई भी घर में 10 बात बोल देता, और जे थोड़ा लफंगा टाइप के रहेगा उसको क्या है, उसको कुछ नहीं बोलेगा, जानता है कि कहीं पर भी बेइज्जत कर देगा। बात समझा? अब प्यारे ध्यान रखेंगे, ये मामला लेके चले गए नेहरू जी कहां? यूनाइटेड नेशन। अब पहले से सेटिंग था, पहले से क्या था, अब पहले से सेटिंग बुझो, काहे साथ तो दे ही रहा था, अब सेटिंग था तो ऑटोमेटिक है कि ध्यान रखना कि ये मामला फाइल ही यूनियन में रह गया, मामला रह गया। अब अमेरिका वहां से क्या कहा कि जो जहां है वहीं रुक जाओ। लाचार बस भारत को अपना पोस्ट बनाना पड़ा जिसका नाम रखा गया LOC। क्या नाम? कभी भी आप सुनते होंगे कि सीमा पर नहीं गोली चलता है, हर समय याद रखेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोली चलता है। और हमने लाचारी में पुंछ, राजौरी, उरी, नेवसेरा जैसे पोस्ट बनाया ताकि अब हम जो भी यहां बचा हुआ है उसको हम कंट्रोल कर सकें। और ये पूरा एरिया पर याद रखेंगे सुरक्षा BSF का है ना। और इस तरीके से ये पूरा एरिया याद रखेंगे फिलहाल किसके कब्जे में है? पाकिस्तान। किसके कब्जे में है? किसके कब्जे में? पाकिस्तान के कब्जे में। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये 1962 में, कब भाई? 1962 में फिर नेहरू जी जाल में फंस गए चीन का। चीन वाला फुसला लिया, बोला हिंदी चीनी भाई भाई, पगला हमर चेहरा कैसन ओकर चेहरा कैसन, हम सतुआ खाए वाला उ चाउमीन चाहे वाला, कैसे दोस्त हो सकता है भाई? हम 6 फीट के उ 3.5 फुट के, हमर नाक खड़ा ओकर नाक चप्पल, हम बोलते हैं हिंदी वो बोलता है चांग चुंग चियांग। बताओ भाई कैसे हो सकता है? हो सकता है? नेहरू जी फंस गए जाल में, फंस गए जाल में। चाइना हमला कर दिया। उस समय देश आजाद का लगभग 10-15 साल हुआ था तो उतनी हमारी स्थिति ठीक ठाक नहीं थी और एक बड़े क्षेत्र पर याद रखेंगे कब्जा कर लिया जिसका नाम था अक्साई चीन। कौन चीन बताओ? कौन चीन? 62 में कब्जा कर लिया, वो भी याद रखेंगे नेहरू जी की नादानी थी, नहीं तो अगर थोड़ा सा होता, बात में झांसे में नहीं आते तो मामला नहीं होता। 62 में एक बड़ा क्षेत्र ले लिया, कौन? चीन। कौन? 47 में एक बड़ा क्षेत्र, कौन? पाकिस्तान। ये जमीन तोरा बचा है 7.5 कट्ठा, 1.5 कट्ठा पाकिस्तान, 1.25 कट्ठा चीन, है ना। 62 के बाद 64 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई। 64 में नेहरू जी की मृत्यु जैसी हुआ, प्यारे समाज
खाली नौकरी नहीं करना है, देशों बचाना है। बात समझो। उसके बाद नेहरू जी का मृत्यु हुआ 64 में। कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में छोटे कद के प्रधानमंत्री, धोती कुर्ता छाप, लाल बहादुर शास्त्री, है ना। लाल बहादुर शास्त्री बने। जो नाटा कद का आदमी देखा ना पाकिस्तान, सोचा कि चहल है, एक गेंद पर फिर छक्का मार देते हैं। अब बीच में मैक्सवेल आ गया, क्लीन बोल्ड हो गया। बात समझा। ये जो छोटा कद के देखा ना, फिर 65 में मेरे प्यारे, एकदम आराम से समझ, 65 में, 62 के बाद 65, फिर पाकिस्तान अटैक किया। अबरी जो है, इनको तो प्रधानमंत्री कार्यवाहक के रूप में बने थे, इनको शौक नहीं था कि हमको बनना है ना। बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने, सेना को ऑर्डर दे दिए और 65 में हमने पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान को 65 में हराया नहीं, खतरनाक तरीके से हराया। और जब हरा दिए, फिर वो 40, 45 साल, 50 साल तक फिर वो लड़ा उड़ा नहीं। उसके बाद आया 1999। 1999 में ही पाकिस्तान की कहा भारत से कि देख भाई, ग्लेशियर जब खिसकता है तो हमारा सेना भी बहुत मर जाता है और तुम्हारा भी मर जाता है, तो ऐसा करो कि तुम भी, जब बर्फबारी होगा ना, तो तुम भी अपना सेना हटा लेना और हम हटा लेंगे। पगला, उससे ज्यादा खतरनाक तो कोई है ही नहीं था। उसके लिए तो शब्द हम रोक के रखे हैं। बात समझा। नहीं तो हम वार्तालाप में जो अपने साथ बैठते हैं तो अलग तरीके का भाषा का प्रयोग करते हैं। फुल्ली सेना वाला, अभी हम आपके साथ टीचर वाला है, लेकिन जब हम अपने टीम के साथ रहते हैं फुल्ली हम आर्मी वाला भाषा निकालते हैं, है ना। फुल्ली आर्मी वाला भाषा हम निकालते हैं, एगो हम नहीं निकालते हैं टीचर वाला, है ना। उसके बाद प्यारे बात समझो, 99 में की किया कि हमार सेना जो है पीछे लौट गया। हम तो शांति के देश है ना, हमको तो हमारे देश में तो, हमारे देश के में तो गांधी जैसे आदमी हुआ भाई, जो पाकिस्तान बांट भी लिया, 56 करोड़ रुपया भी दे दिया, और वही 56 करोड़ रुपया लेके हथियार खरीद के अमेरिका से और भारत पर अटैक करके जमीन ले लिया, है ना। देश हमारा भारत वही है, हमारे देश तो पूरे दुनिया में शांति का प्रतीक है। 99 में अब की किया पाकिस्तान, आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना मिलके कारगिल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर, हम इधर चल दिए, सेना हमारा चल दिया, और उधर से हथियार, गोला बारूद 4 महीना कारगिल के चोटी पर जमा कर दिया। जब मार्च आया और हमारी सेना जब बॉर्डर की तरफ बढ़ा, तो ऊपरे से गोली चलाना शुरू कर दिया। सेना देखा कि अरे, ये तो बोला था कि हम चल दिए हैं, कि गोली चला रहा है। और प्यारे शुरू हुआ कारगिल का युद्ध। कौन सा? कारगिल के युद्ध में भी हमने, चूंकि ऊंचाई पर था तो हमारी सेना भी शहादत हुआ, लेकिन अंततः हमने पाकिस्तानियों को खदेड़ा और अपने सीमा को अपने कंट्रोल में लिया। और 99 में, प्यारे गौर करना, 99 में ऐसा हारा कि फिर ये जो है 20-30 साल तक ही फिर कुछ नहीं करता था, बस यही झगड़ा करता था जैसे आपके गांव में होता है। जब पूरा पूरा पीट दीजिएगा ना, तो बीच बीच में वो बोलेगा कि तोर बकरी खुल गया था, रात में तोर भैंस खुल गया था। बहुत गलत बात। हम भी देखना, ढेला चला देंगे, पत्थर फेंक देंगे, है ना। अब यही काम पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी 99 से लेके अभी तक कर रहा था, जिसका कल भी एगो अंजाम दिया है। निहत्थों पर गोली चलाया, सीज फायर का उल्लंघन किया। सीज फायर एक शब्द आता होगा कि सीज फायर आप लोग सुनते हो, लेकिन मास्टर नहीं बन जाएगा, शकरकंद पढ़ाइएगा, जब कुछ पते नहीं रहेगा आपको। अक्सर एक सुनते होंगे सीज फायर, सुनते हैं ना। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी सेना बिना कहे गोली चला देता है। रात में उठा 2 गोली चला दिया, रात में उठा 2 गोली चला दिया। अब सेना हमारी डाइवर्ट हो जाता था,
गणेश गोली चला रहे। तो 2000, ध्यान समझे, 2014 से पहले ना, 2014 से पहले ध्यान रखेंगे, सेना उठ के देखता था, एगो सादा झंडा रखता था, फहरा देता था, शांत शांत शांति शांति शांति, फिर चला देता था। इधर से ऑर्डर ही नहीं था। 14 में सरकार जब बना तो सीधा उसके बाद एक ड्यूरेशन रक्षा मंत्री, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बाद अमित शाह जब बने, बीएसएफ के सारे अधिकारी को बुलाए, बोले देखो अगर उधर से सीज फायर होगा तो हमको मत बोलना, गोली मत चलाना, रॉकेट लॉन्चरे मार देना। आप समझा? ताकि हमको ई ना पता चले, हमको सीधा ब्रेकिंग न्यूज मिले कि भारतीय सेना और बीएसएफ के मुंहतोड़ जवाब में पाकिस्तानी पोस्ट तबाह, पाकिस्तान के 20 सैनिक मारे गए, फुल छूट है, गोली तोली नहीं। रात में एकदम रॉकेट लॉन्चर मार दो, हैंड ग्रेनेड फेंक दो, आप गोली तो ऐसे चलाओ जैसे कि अगर उधर से कुत्ते भी आ जाए तो इतना गोली मारना जब तक कि वो शांत ना हो जाए, है ना। फुल ऑर्डर मिल गया, पाकिस्तान जो है खलबला गया। अब यही होता था, जहां सीज फायर तुरंत अटैक, सीज फायर अटैक, सीज फायर अटैक। उसके बाद क्या हुआ कि अभी की जो सरकार बनी है, तो वहां पर सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला की सरकार है, जो कि थोड़ा सा सरकार के पक्ष में है, और सरकार के पक्ष में इससे लेकर पाकिस्तानी और बौखलाया हुआ है। और जब बौखलाया हुआ है तो कल के देखेंगे पहलगांव घटना जो हुआ है, इसमें लगभग 26 से 37 पर्यटक मारे गए हैं, है ना, 30 पर्यटक मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा कि ये पाकिस्तान का, अब प्रधानमंत्री हैं सऊदी अरब में, कहां पे? सऊदी अरब में। अब पाकिस्तान को इस बात का भी तकलीफ है कि इसका विदेश नीति कितना मजबूत हो रहा है, क्योंकि सारे अरब देश के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हैं, खास करके सऊदी के साथ और यूएई के साथ, ये दोनों के साथ। और पूरे इस्लाम का, जिसको पाकिस्तान सबसे ज्यादा मानता है, सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा वहां मुसलमान है, लेकिन वो अलग विचारधारा का है। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि सऊदी अरब और कतर, बहरीन, ओमान, यमन के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हैं। और जब बेहतर है तो ये भारत की अपनी पॉलिसी और कूटनीति है, और जब पॉलिसी और कूटनीति बेहतर है, इससे भी पाकिस्तान को जलन महसूस होता है। कल के घटना पर सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सबसे पहले खेद जताया। इसके अलावा रूस, अमेरिका, इजराइल सब जो है पूरा का पूरा, पाकिस्तान इससे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग है। और ध्यान रखिएगा कि ये पूरा का पूरा मामला ये पीओके को लेकर है। और ध्यान रखना है, यहां पे जो कोई भी अगर घटना होता है तो इसमें ध्यान रखेंगे पाकिस्तानी सैनिक और यहां पर पाकिस्तानी आतंकवादी मिलकर करता है ना। और यही मामला लगातार चलते रहता है। अब तो सेना पर करने का पावर नहीं रहता है, तो अब वहां पर क्या है कि कोई भी श्रद्धालु गया, कोई भी पर्यटक गया, तो पर्यटक पर भी ध्यान रखेंगे, वारदात कर देता है। अब वारदात कर दिया, जिससे कि कहीं ना कहीं दुनिया, और ध्यान रखेंगे विश्व के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना हुआ है। और ये ध्यान रखिएगा, इसी को लेकर ध्यान रखेंगे, सीमा पर जो रोड बनाए जा रहे हैं, या भी आप सुने होंगे चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है, ताकि ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था जितना बेहतर होगा उतना बेहतर उस एरिया का डेवलपमेंट होगा। और इसी को लेकर गौर कीजिएगा, इसी को लेकर हुआ क्या, एक विवाद चाइना के साथ हुआ था, गलवान घाटी। कौन सा? ध्यान समझो भाई, जब इस सरकार आया तो ये ध्यान रखेंगे, बोला कि सड़क एकदम सीमा पर पूरा सड़क बनाओ, ताकि रोड बिल्कुल सेना के अंदर रहता है। वो बीआरओ जो होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो सेना के कंट्रोल में होता है। रोड बनाना शुरू किया। चाइना देखा
कि 1947 से लेकर 2014 तक इस एरिया में भारत एको बोरा गिट्टी सीमेंट नहीं गिराता था। अभी ट्रके ट्रक की गिट्टी बालू गिरा रहा है, रोड बना रहा है। ये मामला क्या है भाई? तो भारत क्या किया है कि इस एरिया में सियाचिन है, और सियाचिन में दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई पट्टी बनाया है, जिसका नाम है दौलत बेग ओल्डी। क्या नाम है? पहले हमारा सेना ट्रक से जाता था, संदेश से आते हैं तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, हिचकोला खाते हुए, है ना। 13 दिन में सेना पहुंचता था कश्मीर से लेह। अब भारत ने अमेरिका से बोइंग से लिया है 6 हरकुलस A1 विमान, और वो विमान इकला से 5 गुना बड़ा है, जिसमें एक साथ 500 से 600 सैनिक, हथियार, गोला बारूद आराम से 30 मिनट में दिल्ली से लेह लद्दाख पहुंच जाएगा, अर्थात सियाचिन पहुंच जाएगा। यहां पर अपनी सेना को मजबूत किया भारत, और उसके बाद इस एरिया में रोड बनाना शुरू किया। रोड बनाना शुरू किया ना, तो चीन सोचा कि 62 में जैसे नहीं करके ले लिए थे, फिर जाते हैं। तो फिर वो अपना सैनिक को भेज दिया, बोला 200 400 500 सैनिक को भेज दिया, बोला कि जाओ रे अपना लड़ो। वो 2.5 फीट के, 3 फीट के, 3.5 फीट के चौम चिंग च्योंग, है ना। हमारी ITBP 6.5 फीट का, हम लोग सत्तू खाने वाले, रोटी खाने वाले, वो चौमिंग चावने वाला। चाइना और भारत के साथ एक संधि हुआ था, जो गलवान घाटी विवाद हुआ था। इस संधि के अंतर्गत हुआ था कि भाई कि दोनों देश सीमा पर हथियार लेके नहीं जाएगा। तो की लेके जाएगा? तो हाथ केवल, फाइट, है ना। तो अक्सर झड़प में वीडियो आप लोग देखते होंगे, आता होगा, भारतीय सैनिक पूरा पिटते हुए, है ना। कहा कि हमारी ITBP 6.5 फीट, हमारी सेना 6 फीट, चिंकिया 3.5 फीट। चाइना वाला फाइट मारता है तो हमारी सेना का यहां पर पेट में लगा, यहां पर बुलेट प्रूफ जैकेट है लगल, पूरा मार रहा है ना। बात समझा? हमारी सेना जब मारता है मुंह में मारता है ना, पूरा पीटा। वो सब 55 किलो वजन, हमारी सेना 70 किलो वजन वाला। एगो सेना अंदर गया, और उधर से 4 गो चाइनीज 5 गो लटक गया, ओकरा लेते चला अपन सीमा में, मार एक रहा, है ना, पूरा हुमच दिया। यही जब पूरा पीटा नया गलवान घाटी में, तो चाइनीज सैनिक और अधिकारी को लगा कि बहुत तकलीफ वाला, अब इसको सामने नहीं मार सकता है, तो इसको जो है अब किसी तरह से धोखा में देके मारो। रात में हमारे मद्रास रेजिमेंट के अधिकारी राम बाबू अपने 50-60 सैनिकों के साथ गलवान घाटी में पेट्रोलिंग कर रहे थे, और उसी में 2-3 हजार चाइनीज सैनिक आकर उसी में हमला कर दिया। अब हमला कर दिया तो 2 किलोमीटर बिहार रेजिमेंट का पूरा सैनिक जो एकदम बिहार से भी था, यूपी से था, सब जगह से था, बिहार रेजिमेंट का जो सेना था वो भी 2 किलोमीटर था। देखा कि कुछ मामला पता चला, है ना, कि हमला कर दिया है। इधर से जो हमारा सेना है, जिसमें बिहार वाला है, बेवकूफ ढेला तेला तो बचपने से चलाता है, फैट में तो इस क्लास 3 में ये सब एक्सपर्ट रहता है। हमारी सेना जब पहुंचा तो वहां तो चलाना नहीं है कुछ, लेके जो भी पहुंचा, अब पहुंचने के बाद ध्यान रखिएगा कि पीटा नहीं। भले ही उस समय हमारे 40 सैनिक शहीद हुए, लेकिन मीडिया नहीं, पक्ष नहीं, विपक्ष नहीं, खुद मरने वाले और मारने वाले सैनिक और सेना के अधिकारी सेना बोला कि जितना हमारे सैनिक शहीद हुए उससे 5 गुना हमने मार दिया। उठा के गलवान घाटिया में फेंक देता था, जाओ बेटा, है ना, आराम से, है ना। और इस तरीके से हमने चाइना को गलवान घाटी में बदला लिया। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अपने को सुप्रीम कहने वाला चाइना, वो क्या कहता
कि हमको बहुत पीटा है, इसलिए कर वो अलगे वहां हट गया और उसके बाद गलवान घाटी से पीछे हट गया। तो इस तरीके का छुटपुट घटना ध्यान रखेंगे। एलएसी और याद रखेंगे एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर होते रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे कि अगर पूछेगा कि बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करेंगे तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1900। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1900। तो 1960 में हुआ था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। नेक्स्ट सवाल, प्राथमिक सड़कों का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? गांवों को जोड़ना। किसको जोड़ना बताओ? गांव को जोड़ना। गांव को जोड़ने के लिए दो रोड बनता है, कौन कौन? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, और दूसरा कौन भाई? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क, है ना? तो पहला बनता है प्रधानमंत्री, पहला कौन? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, और दूसरा कौन? मुख्यमंत्री। कौन? पहला कौन? प्रधानमंत्री। पहला कौन? और दूसरा मुख्यमंत्री, है ना? और इससे याद रखेगा दोनों रोड से ग्रामीण सड़कों का डेवलपमेंट और बेहतर किया जाता है। किस राज्य में सर्वाधिक लंबी पक्की सड़कें हैं? देखो भाई, सर्वाधिक पक्की सड़कें अगर पूछेगा तो महाराष्ट्र। कहां? और सर्वाधिक लंबी एनएच पूछेगा तो क्या होगा? एनएच, राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब एनएच सबसे ज्यादा कहां है प्यारे बताओ? यूपी में। एनएच की लंबाई सबसे ज्यादा कहां? और पक्की सड़कें सबसे ज्यादा? पक्की सड़कें कहां? महाराष्ट्र। पक्की सड़कें कहां? कंफर्म ना? लगता है पीडीएफ समाप्त हो गया। ठीक है, तो आज 200 तक रखते हैं। टोटल इसमें कितना है? टोटल कितना है? तो 75 है ना? तो 4 दिन और है ना? 4 दिन और फिर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अब नहीं है।
हेलो हेलो। थोड़ा पानी को चेंज करवा दो। हाँ, इसको इसको बड़ा करिएगा। कमेंट को हम देख लेंगे फोन में। चलिए, कल कहाँ तक छोड़े थे हम? हैं? 9 तक। इसको थोड़ा इधर घुमा दीजिएगा। नौ हो गया था ना? ये तो समझा दिए थे। समझिएगा। स्टार्ट करें। कह रहा है कि उत्तरी आयरलैंड में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? वर्ग और धर्म के बीच गहरी असमानता, ना कि समानता, असमानता। वर्ग और धर्म के बीच गहरी असमानता। लिखे। यूनाइटेड किंगडम का नाम सुने होंगे आप लोग। अटलांटिक महासागर को जब देखिएगा, अटलांटिक महासागर, यदि लेफ्ट तरफ जाइएगा उत्तर अमेरिका, उसके नीचे में दक्षिण अमेरिका, बीच में अटलांटिक महासागर, और उसके राइट साइड देखिएगा उत्तर में तो यूरोप महादेश दिखेगा और नीचे में अफ्रीका महादेश दिखेगा। और एस आकार के शेप में कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा महासागर जो है वो एस आकार के शेप में है, तो कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। एगो उत्तरी अटलांटिक है, दूसरा दक्षिणी अटलांटिक है। उत्तरी अटलांटिक को जब देखिएगा तो वहीं पे ग्रेट ब्रिटेन बसा हुआ है, यानी इंग्लैंड बसा हुआ है। आयरलैंड जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। वहां पे भी अंग्रेजों ने अपना प्रशासन चलाया, उसको गुलाम बनाया। 1921 के अप्रोक्स में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद कहा जाता है कि एक आयरिश होम रूल लीग बनाया गया 1921 में, और हमारा जो होम रूल लीग था वो वहीं से प्रेरित था। एनी बेसेंट का नाम सुने हैं ना? और एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। तो 1921 में कहा जाता है कि सत्ता का विरोध किया जाता है और आयरलैंड दो पार्ट में बना। एक को आयरलैंड गणराज्य कहा गया और एगो को उत्तरी आयरलैंड कहा गया। आयरलैंड ये मत समझिएगा कि एक ही पार्ट है, आयरलैंड दो पार्ट है। एगो रिपब्लिक आयरलैंड यानी आयरलैंड गणराज्य, और दूसरे को उत्तरी आयरलैंड कहा गया। 1921 के बाद जो उत्तरी आयरलैंड है वो यूनाइटेड किंगडम में ही रहना पसंद किया, और आयरलैंड गणराज्य जो है यानी रिपब्लिक आइलैंड जो है वो अपने आप को यूनाइटेड किंगडम से अलग किया। लेकिन उत्तरी आयरलैंड ने कहा कि नहीं, हमको यूनाइटेड किंगडम का ही एक हिस्सा बन के रहना है, तो वो यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा बन के रहा। और कहा जाता है कि 1921 के बाद आयरलैंड जो उत्तरी आयरलैंड है वहां पे एक बड़ा सा संघर्ष देखने को मिला। संघर्ष जो देखने को मिला वो सबसे बड़ा संघर्ष देखने को मिला
धर्म के आधार पर। क्योंकि जब ईसाई धर्म को देखते हैं तो कल हम बोले भी थे कि ईसाई धर्म में एक कैथोलिक होता है, एक वो तुम्हारा प्रोटेस्टेंट होता है। जो उत्तरी आयरलैंड में है उसमें कैथोलिक की संख्या कम है और प्रोटेस्टेंट की संख्या जो है वो ज्यादा है, करीब 50% से ज्यादा है। वहां पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बस अंतर ये है कि हम कल भी बोले थे कि कैथोलिक लोग जो होता है वो तुम्हारा पोप पे ज्यादा विश्वास करता है। पोप बोले तो जो ईसाई का पादरी होता है, जो मेन होता है चर्च का, उस पे ज्यादा बिलीव करता है कैथोलिक लोग। लेकिन प्रोटेस्टेंट जो होता है वो तुम्हारा पोप पे ज्यादा बिलीव नहीं करता है। तो एक धर्म को लेकर के बहुत बड़ा असंतोष जगा तुम्हारा उत्तरी आयरलैंड में। दूसरा, वर्ग को लेकर के भी उत्तरी आयरलैंड में बहुत बड़ा संघर्ष चला और ये संघर्ष ऐसा चला कि बाद में कहा जाता है कि उत्तरी आयरलैंड में गृह युद्ध तक हुई, सिविल वॉर तक हुआ। एक शब्द लिखिएगा, लिखिए 1921 में 1921 में आयरलैंड दो भाग में बटा। 1921 में आयरलैंड दो भाग में बटा। 1921 में आयरलैंड दो भाग में बटा। पहला लिखिएगा आयरलैंड गणराज्य, आयरलैंड गणराज्य। पहला लिखिएगा आयरलैंड गणराज्य यानी रिपब्लिक आयरलैंड, और दूसरा लिखिएगा उत्तरी आयरलैंड। दूसरा लिखिएगा उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। और ये जो उत्तरी आयरलैंड देख रहे हैं ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। आपसे पूछेगा कि आयरलैंड गणराज्य या उत्तरी आयरलैंड में से कौन ऐसा पार्ट है जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, तो क्या बोलिएगा? उत्तरी आयरलैंड। लिख लीजिएगा उत्तरी आयरलैंड में ब्रैकेट दे के लिख लीजिएगा यूके का हिस्सा यानी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा। लिखिएगा कि आयरलैंड में तनाव होने का निम्नलिखित कारण है। आयरलैंड में तनाव होने का निम्नलिखित कारण है। आयरलैंड में तनाव, देखिए हम, मेरा सोचेगा कि आपको जो पीडीएफ मिला है उसमें लिख पाइएगा, नहीं लिख पाइएगा। उसके लिए हम जो लिखाएंगे आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम वन लाइनर टाइप नहीं पढ़ाएंगे आपको। पढ़ाएंगे तो पूरा डीप में पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो कुछ नहीं पढ़ाएंगे। तो हमारी बात जो है वो कॉपी में लिखा करिए। आप लोग क्या करते हैं, वो प्राइमरी स्कूल जैसा बच्चा जैसा कि जिस डायरी में होमवर्क मिला उसी में होमवर्क बना दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखिए, लिखिए उत्तरी आयरलैंड में तनाव का निम्नलिखित कारण है। पहला लिखिए धार्मिक तनाव। पहला लिखिए धार्मिक तनाव, धार्मिक तनाव। पहला लिखिए धार्मिक तनाव। धार्मिक तनाव में लिखिएगा उत्तरी आयरलैंड में, उत्तरी आयरलैंड में, उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों समूह रहते हैं, परंतु दोनों समूह रहते हैं परंतु प्रोटेस्टेंट की संख्या अधिक है।
प्रोटेस्टेंट की संख्या अधिक है। आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों समूह रहते हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट की संख्या अधिक है, जिसके चलते जिसके चलते जिसके चलते धार्मिक तनाव जिसके चलते धार्मिक तनाव जिसके चलते धार्मिक तनाव अधिक देखने को मिलती है, जिसके चलते धार्मिक तनाव अधिक देखने को मिलती है, जिसका मुख्य कारण अधिक देखने को मिलती है, जिसका मुख्य कारण प्रोटेस्टेंट समूह का पोप पर विश्वास नहीं करना। पोप हम बोले ना कि जो चर्च में जो पादरी रहता है उसी को पोप कहा जाता है। पोप पर विश्वास नहीं करना और कैथोलिक वर्ग का पोप पर विश्वास करना और कैथोलिक समूह का या वर्ग का पोप पर विश्वास करना। लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। लिखिए, उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के कारण उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के कारण गृह युद्ध सिविल वॉर 1968 से लेकर 1998 तक 1968 से लेकर के 1998 तक चला जिसे उत्तरी आयरलैंड में द ट्रबल्स के नाम से जाना जाता है। 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 तो पूछेगा आपसे कि विश्व के किस देश के गृह युद्ध को द ट्रबल्स के नाम से जाना जाता है, तो क्या बोलिएगा? उत्तरी आयरलैंड। बोलेगा कि उत्तरी आयरलैंड में जो विभाजन हुआ, जो वर्गीकरण हुआ, उसका मेन कारण जो था वो धर्म था। क्या था तुम्हारा? धर्म था। और धर्म के बीच में जो वर्ग समूह का बंटना, एगो कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। पूछेगा उत्तरी आयरलैंड में जनसंख्या कैथोलिक का ज्यादा या प्रोटेस्टेंट का ज्यादा? समझ आ रहा है हमारा? बोलेगा कौन समूह पोप पे विश्वास नहीं करता है, तो क्या बोलिएगा? प्रोटेस्टेंट। मार्टिन लूथर कैथोलिक पे ज्यादा कि प्रोटेस्टेंट पर? प्रोटेस्टेंट पे ना। समझ आ रहा है तुम्हारा? चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहां लिख लिए ना। देखिए कह रहा है नीदरलैंड में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? नीदरलैंड का नाम सुने हैं ना? नीदरलैंड लिख लीजिएगा। धर्म और वर्ग के बीच कोई मेल नहीं था, यही तुम्हारा सबसे बड़ा कारण था वहां पे। यानी धर्म और वर्ग के बीच
धर्म और वर्ग के बीच कोई मेल नहीं होना नीदरलैंड में सामाजिक विभाजन का कारण बना। नीदरलैंड में सामाजिक विभाजन का कारण बना। लिखिए, नीदरलैंड में लिखिए, लिखिएगा, नीदरलैंड में विभाजन का कारण, नीदरलैंड में विभाजन का कारण, नीदरलैंड में विभाजन का कारण, नीदरलैंड में विभाजन का कारण निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा धार्मिक कारण, धार्मिक कारण, धार्मिक कारण। लिखिए, दूसरा लिखिए राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉजेज। दूसरा लिखिए राजनीतिक कारण। लिख लिए। तीसरा लिखिए श्रमिक कारण, श्रमिक कारण। तीसरा लिखिए श्रमिक कारण, श्रमिक कारण। देखिए, जिस देश में डाइवर्सिटी ज्यादा रहा, जिस देश में विविधता ज्यादा रहा, उस देश में आपको विभाजन का बहुत सा कारण देखने को मिल सकता है। नीदरलैंड भी कुछ उसी प्रकार का देश है, वहां पे भी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। अब आपको लगेगा, आपके मन में एगो क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई साहब किस प्रकार का हो सकता है, वहां पे तो ईसाई धर्म ही ज्यादा है, और जब ईसाई धर्म ही ज्यादा है तब तो हमको डाइवर्सिटी नहीं दिखेगा। डाइवर्सिटी क्यों दिखेगा? जहां बहुत सारा धर्म हो, जहां बहुत सारा जाति हो, जहां बहुत सारा भाषा हो, वहां पे ना डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। तो नीदरलैंड में काहे देखने को मिलेगा? तो नीदरलैंड में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहां धर्म तो एक है, लेकिन धर्म के दो समूह है, और दोनों समूह जो अभी हम आयरलैंड वाला बताएं, कैथोलिक और तुम्हारा प्रोटेस्टेंट, और दोनों समूह का मानना अलग अलग है। जैसे मुस्लिम में हम बोले कि शिया और सुन्नी होता है, और दोनों का दोनों जो है शिया और सुन्नी है तो मुस्लिम धर्म, लेकिन दोनों का विचारधारा कुछ ना कुछ अलग है। तो सेम तुम्हारा ईसाई धर्म में भी है, कैथोलिक का विचारधारा अलग और प्रोटेस्टेंट का अलग। एक टोकरी में चला जब बहुत सारा बर्तन रहता है तो बर्तन आवाज करता ही करता है, कहावत है ना हो। एक घर में यदि 10 गो महिला आ जाए, लड़ाई होना तय है, चाहे कुछ हो जाए, कितनों प्रेम रे भाई में, लड़ाई होगा ही होगा। आज हो, कल हो, परसों हो, एक ना एक दिन इसकी शुरुआत होगी। और जब एक दिन शुरुआत हो गया तब पूरा जिंदगी भर चलते रहेगा। स्टार्टिंग एक ही दिन से स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो चलते रहेगा तुम्हारा। तो भाई साहब, यदि एक क्षेत्र हो, एक घर हो, एक परिवार हो, जहां पे विभिन्न विभिन्न विचारधारा वाला लोग रहा है कि वहां पे आपको कुछ ना कुछ तो मतभेद देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए जब यूपीएससी का तैयारी करिएगा या कमीशन का तैयारी करिएगा, उसमें एगो पेपर होता है इथिक्स का, और इथिक्स का पेपर होता है, और उसमें आपको सिखाया जाएगा, आपको उसमें बताया जाएगा कि ठीक है, कॉपी किताब का पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन सामाजिक पढ़ाई भी जरूरी है। बिना सामाजिक पढ़ाई के ये विचार आपके मन में नहीं आ सकता है, और मेंस लिख ही नहीं सकते हैं आप। तो भाई साहब, भले एक धर्म है, लेकिन दोनों धर्म का वर्ग अलग अलग है। एगो कह रहा है कि नहीं, पादरी ही जो है सो है, एगो कह रहा है पादरी कुछ है ये नहीं है, हम जो कहेंगे वही सत्य है, और एगो कहता है कि नहीं, जो पोप कह दिया वही सत्य है। तो पक्का है कि तनाव बनेगा ही बनेगा, और तनाव बना। नीदरलैंड में देखिएगा तो श्रमिक विभाजन भी है, वहां सबका लाइफ स्टाइल अलग मिलेगा। हालांकि वो किसी भी देश में मिलता है, भारत में भी देखने को मिलेगा।
भारत में भी हायर क्लास है, मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है, और तीनों का लाइफ स्टाइल निकाल के देखिए, तीनों में चेंजिंग नहीं है। अरे चेंजिंग है तब ना कार्ल मार्क्स अपना विचारधारा दे दिए। कार्ल मार्क्स अपना विचारधारा क्यों देते? क्यों वो दास कैपिटल में सारा का सारा विचारधारा लिखा गया? क्योंकि कार्ल मार्क्स के साथ देखो, कहावत तो है, जब दर्द खुद को मिलता है तब पता चलता है कि क्या है। कितनों तो आपके पीठ पे हाथ रख दे कि चिंता ना करो सब ठीक हो जाएगा, अरे एगो गया दूसरा आएगा। दर्द हमको मिला है, हम ना समझेंगे हो। फिर वहां पे यही बात कहा जाता है कि जब तुमको मिलेगा तब समझ आएगा। वो गाना सुने ना, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, कई जख्म सीने में खाए हुए हैं। तो चला, जो जख्म खाता है उसी को पता चलता है। तो सब जगह वही हाल है। तो भाई साहब वहां पे तीनों, कार्ल मार्क्स का क्या गलती था? कार्ल मार्क्स को तो प्रेम हो गया था एगो महिला से। अंतर यही था अमीरी और गरीबी का, कि मोटर मैकेनिक थे और जिनसे हुआ था वो बहुत उच्च खानदान की महिला थी। और हम बार बार कहते हैं कि पैसा के पीछे भागिए, दुनिया आपके पीछे भागेगा। आप दुनिया के पीछे भागते हैं इसीलिए पैसा आपको नहीं मिलता है। आपके पास पैसा है तो दुनिया आपका है, जो सत्यता है। और यदि आपका जेब में 1 रुपया भी नहीं है तो दुनिया नहीं है। और इसका हमको लगता है कि हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हम अपने नजर में किसी को नहीं देखे हैं। अरे जब पैसा नहीं था, जब पैसा, मेरे साथ क्या हुआ, जब पैसा था, जब पिताजी पे थे, खूब पैसा लेते थे, इतना पैसा लेते थे हमको कहना नहीं पड़ता था। बस लड़का लोग का हथियार एक एक होता है, उसकी माँ। मेरा भी वही हथियार बनी। हम बस कहते थे, चुपचाप आ जाता था पैसा। लेकिन जब लॉकडाउन में लगने लगा कि कुछ नहीं है, पिताजी का सब कुछ चल गया समाप्त, तब मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं। और अब ऐसा हो गया है कि मेरे पीछे एक नहीं 1000 काहे भाई, एक बार बोलता है हम रेडी हो जाते हैं। तो इससे बढ़िया एक्सपीरियंस हम कहते हैं कि जितना हम लिए हैं अपने जिंदगी में। तो आपके पास यदि पैसा है आप सब कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं है। तो पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चला पैसा बोलता है। अब कोई कहता है कि पैसा क्या हाथ का मैल, सुता के मारो ओकरा। इतने मैल है तो कमाओ बढ़िया से। मैल कुछ नहीं होता है, ये जिंदगी का सत्यता है। कार्ल मार्क्स जब गए लड़की के पिताजी के पास, और ऐसा ऐसा मोहब्बत नहीं हुआ था, बड़ी खतरनाक वाला हुआ था। ये जिएंगे आप ही के साथ और मरेंगे। गया जब बाप बोला कि क्या करते हो, तो बोला मोटर मैकेनिक है, लात मार के भगा दिया, भागो यहाँ से। मोटर मैकेनिक होकर के आएगा मेरी बेटी से शादी करने। गया था देवदास बनने के लिए, विचारधारा ही लिख दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि तुम गरीब है, तुम्हारा नहीं है, अमीर के वजह से तुम गरीब है, और अपना हक तुम छीनो, लाठी के बल पे छीनना हो जैसे छीना हो, लेकिन छीनो। और यहीं से तो एगो विचारधारा आया, साम्यवादी विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा। एगो समाजवादी, एगो साम्यवादी। साम्यवादी कौन है? वही लाल सलाम, लाल सेना, कि ऐसे हक नहीं देगा, जब तक लाठी के बल पे आप अपना हक नहीं मांगिएगा, हक नहीं देगा। तो भाई साहब विचारधारा ऐसे नहीं बना, अमीरी गरीबी से सब कुछ बनता है। नीदरलैंड में भी वही है। नीदरलैंड में भी एक श्रमिक वर्ग, जो श्रमिक विभाजन किया गया है, उसमें 3 गो कैटेगरी बटा हुआ है, और तीनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। तो एक विभाजन बनने का कारण जो है नीदरलैंड का, एक वो श्रमिक विभाजन भी है, तुम्हारा राजनीतिक विभाजन भी होता है। क्योंकि हर एक जगह का राजनेता जो है वो वोटिंग बैंक करता है, या तो धर्म के नाम पर या तो जाति के नाम पर। तो भाई साहब एक विभाजन आप नहीं कह सकते हैं। भारत में भी यही हाल है, तो नीदरलैंड का भी यही हाल है तुम्हारा। क्लियर है? आगे देखिए, अंतर एगो प्रेम का बात करता है, एगो लाठी का बात करता है, बस यही अंतर है। दोनों हक का बात करता है। एगो कहता है कि प्रेम से दे दो,
एगो कहता है कि मारपीट नहीं चाहिए, प्रेम से दो, प्रेम से मांग रहे हैं। और एगो कहता है कि कितनों प्रेम से मांग लो नहीं देगा, लाठी उठाना ही पड़ेगा। एक दो भाग में बांट दिया, एगो लेफ्टिस्ट कह दिया गया, एगो राइटिस्ट कह दिया गया। समझ आया? चलिए आगे देखिए। देखिए उत्तरी आयरलैंड किसका हिस्सा है? अब ये बताए थे ना, यूनाइटेड किंगडम का, यानी तुम्हारा किसका? ग्रेट ब्रिटेन का। लिख लीजिएगा, ग्रेट ब्रिटेन का। 12 छूट गया। अच्छा, सदस्यों में किस आधार पर एकता हो सकता है? धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर। धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर। दोनों जरूरी है। सिंगल धर्म को लेके चलिएगा तो यदि सैद्धांतिक रूप से देखिए तो सिंगल धर्म से नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ऐसे एग्जाम्पल आपको कई बार मिल जाएगा जहां धर्म से बड़ा भाषा हुआ है। जैसे बांग्लादेश है। क्या बोल रहे हैं? कोई हम नहीं समझ आ रहे। हम समझे नहीं रहे क्या बोल रहे। धर्म, तो धर्म क्या धर्म? इसका बात बोल रहे क्या? क्या बात बोल रहे हैं? आगे आके पूछिए। नीदरलैंड में कौन सा धर्म था? अरे ईसाई धर्म है। तेरी के नेतन, अभी हम कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बताए ना, तो दोनों अलग अलग समूह है। किस धर्म का समूह है? ईसाई धर्म का समूह है। बस दोनों। अभी हम क्या बोले? मुस्लिम धर्म में दो गो है ना, शिया और सुन्नी। तो सेम तुम्हारा उसका भी धर्म एक गो है, लेकिन इसका समूह अलग अलग है। समूह अलग 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 मतलब विचार अलग अलग है। जब विचारधारा अलग अलग होगा तो तनाव उत्पन्न होगा ही होगा। सिंपल सी बात है तुम्हारा। अब देखिए हम क्या बोल रहे थे अभी? हम बोल रहे थे कि सिंगल आप रिलीजन से ही आप नहीं कह सकते हैं, सिंगल आप धर्म से ही नहीं कह सकते हैं। धर्म के साथ साथ भाषा भी रखता है। और भाषा का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बांग्लादेश। जब विभाजन हुआ तो दो पाकिस्तान बना, एगो पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। बना था तो धर्म के नाम पर ही। जिन्ना ने बनाया किसके नाम पर? धर्म के नाम पर, कि भाई साहब मुस्लिम का मसीहा बनना है हमको, और हमको जो है एक नया पाकिस्तान दे दो। बहुत सारा विरोध किया गया, लेकिन अंततः जिन्ना का ही जीत हुआ और धर्म के नाम पर राष्ट्र बना। लेकिन धर्म के नाम पर राष्ट्र बना, लेकिन भाषा के नाम पर राष्ट्र टूट गया। काहे? काहे कि जब जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया तो जिन्ना ने कहा कि हमारा देश भी सेकुलर होगा, हमारा देश भी पंथ निरपेक्ष होगा। पाकिस्तान, पाक का मतलब होता है पवित्र, यानी जो स्थान पवित्र हो वही पाकिस्तान है। लेकिन नापाक एक नंबर का वो लोग, नापाक बोले तो अपवित्र। अभी कश्मीर को देख लीजिए, अभी कश्मीर में हुआ ना इसका में, लेकिन वो भूल रहा है कि सरकार किसका है। बदला तो जरूर लिया जाएगा, चाहे जैसे हो, लिया तो जाएगा ही जाएगा। कि सरकारें में ऐसा आदमी बैठल है, और भी गृह मंत्रालय में जो बैठल है वो और वहां पागल। गृह मंत्रालय कौन है? अमित शाह। अब भाई साहब वो तो और ज्यादा है। हम तो कहते हैं कि 10 दिन के लिए प्रधानमंत्री योगी जी को बना दिया जाए। देखिए तब कमाल क्या होता है। हालांकि वो आदमी छोड़ेगा नहीं, लेंगे तो जरूर बदला लिया जाएगा। लेकिन समझिए, और इससे सिर्फ कश्मीर को लॉस नहीं है, पूरे के पूरे भारत को लॉस है। सिर्फ कश्मीर का बात नहीं है।
एक महिला का हम सुने कि वो बोल रही थी कि शादी करके नया नया गया था दोनों, और भाई साहब जब उसके हस्बैंड को मार दिया गया तो महिला बोली कि हमको भी मार दो, हम जी के क्या करेंगे। तो उधर से कहा गया कि अपने प्रधानमंत्री को बोलना। अब समझिए हिम्मत, अब हिम्मत कहां तक है। शायद तुमको जिंदा छोड़ रहे क्योंकि तुम प्रधानमंत्री को कहना, मतलब ये हुआ कि खुल्लम चैलेंज देना है। देखिए 14 वर्ष जो है वनवास काट लिया था पांडव ने, न्याय नहीं मिला था, लेकिन 18 दिन के युद्ध में पूरा न्याय मिल गया, महाभारत। तो भाई साहब जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। रोकने का तो बहुत प्रयास किया गया था महाभारत युद्ध को, लेकिन नहीं रुका। तो सेम बात यहाँ पे यही हो रही है, जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाइए। तो पाकिस्तान जब बना तो उसने कहा कि उर्दू को थोपा गया कि यू हैव टू से दिस, यानी तुमको उर्दू कहना ही पड़ेगा। अब जो पूर्वी पाकिस्तान बना था, जो अभी का बांग्लादेश है, अभी आप ही सोचिए कि सब दिन हिंदी में पढ़े हैं और आपके एग्जाम में कहा जाए कि नहीं आप हिंदी में एग्जाम नहीं दीजिएगा, सिर्फ इंग्लिश में दीजिएगा, लाठी नहीं चल जाएगा, कपार ने फाड़ दिया जाएगा। हो तेरी के नेतन सब दिन पढ़े हम हिंदी में और तुम हमको बोलेगा तमिल में दो, पागल समझ रखा है। ऐसा भाषा बहुत मायने रखता है। और उर्दू थोपा गया, इन लोगों ने कहा इना चोलबे, ज्यादा कोरबे तो करबो लोरबो जीतबो रे भाई साहब। और देखिए बाद में यही हुआ कि भाषा के नाम पर बांग्लादेश बना या धर्म के नाम पर? भाषा के नाम पर। तो सिंगल एक धर्म के नाम पर यदि आप कहते हैं कि किसी क्षेत्र को बना देंगे, ये गलत है। धर्म भी मायने रखता है और भाषा भी मायने रखता है। अभी हम नीदरलैंड बोले, धर्म तो एक गो है ना, लेकिन धर्म में दो समूह बट गया तब ना दोनों में तनाव उत्पन्न हुआ। तो एक सिर्फ धर्म ही मायने नहीं रखता है, धर्म भी मायने रखता है और उसके साथ साथ क्या मायने रखता है, भाषा भी रखता है। समझ आ रहा है हमारी बात? अब आगे देखिए, उत्तरी आयरलैंड किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? ग्रेट ब्रिटेन का। भी समझाइए दिए ग्रेट ब्रिटेन का। आगे बढ़े। नहीं, उसका भी कारण है, अभी अभी नहीं समझाएंगे, वो एक बहुत, हमको पढ़ाने दो ना रे। स्टोरी इतना सुनेगा तो अलग से क्लास ले लो मेरा। फाउंडेशन में हम खूब स्टोरी बताते हैं। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर कह रहा है कि उत्तरी आयरलैंड की कितनी जो आबादी है, कौन सा? प्रोटेस्टेंट। हम अभी तुरंत समझाए थे ना, कैथोलिक की ज्यादा संख्या है कि प्रोटेस्टेंट का? इसी का ना है। कितना प्रतिशत है? 53.1%। 53.1%। लिखिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उत्तरी आयरलैंड की कितनी फीसदी जो है आबादी जो है वो कैथोलिक है। कितना है तुम्हारा? 44%। 44% जो है वो कैथोलिक है। अब बोलिएगा कि और तब तो 53 था, ये 44 से है। मन में क्वेश्चन आया कि नहीं आया? आया, लेकिन आया तो तुम लोग पगला है। अरे एक क्षेत्र में भाई साहब सिर्फ ईसाई रहेगा या मुस्लिम नहीं रहेगा, हिंदू नहीं रहेगा? भाई साहब हमको लगा था क्वेश्चन आएगा मन में, नहीं आया तैयो पगला, आया उससे भी बड़ा पगला। ठीक है आगे बढ़े। चलिए, कौन अखंडता और एकता का प्रतीक है? कौन हो सकता है? अपना भारत हो सकता है। कौन एकता और अखंडता का प्रतीक है? भारत। और हम लोगों ने अपने प्रस्तावना में एकता शब्द भी लिखा है और अखंडता शब्द भी लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है?
अखंडता ओरिजिनल प्रस्तावना में नहीं था, बोला लिखो। अब बाद में लिखा गया कि नहीं लिखा गया? 42वां संविधान संशोधन न, 42वां संविधान संशोधन 1976 न, काय गो शब्द लिखा गया? 3 गो। पहला समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तो जहां एकता है वहीं पे क्या है? अखंडता है। अखंडता का मतलब नहीं तोड़ पाओगे तुम। अखंडता का मतलब जिसका खंडन ना हो पाए। तो जब तक एकता नहीं रहेगी अखंडता को पा सकते हैं क्या? तो एकता भी जरूरी है, और एकता जैसे रहेगा उससे क्या हो जाएगा? अखंडता हो जाएगा। और उसका सबसे बड़ा प्रतीक कौन है? तुम्हारा अपना भारत। क्लियर है ना? कितनों हम लोग धर्म के नाम पर हैं, कितनों हम लोग भाषा के नाम पर हैं, संस्कृति के नाम पर है, लेकिन भारत पाकिस्तान मैच हो जाए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, अरे जकरा क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं भी रहेगा और ओकरोस जाके पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, कौन जीतेगा? भारत। भूले से बोल दिया पाकिस्तान तो बांस घाट में मिल जाएगा वो। ऐसा है कि नहीं है? ये प्रतीक किसका बता रहा है? एकता का प्रतीक बता रहा है। और जहां एकता है वहीं पे क्या है? अखंडता है। समझ आ रहा है हमारी बात? आगे देखिए, सामाजिक विभाजन की राजनीति कितने तत्वों पर निर्भर करती है? 3 तत्व पर। लिखिएगा। पहला लिखिए धर्म, दूसरा लिखिए जाति, पहला धर्म, दूसरा जाति, तीसरा भाषा। धर्म, जाति और भाषा। और राजनीतिक विभाजन ये तीनों पे बढ़ चढ़ के किया जाता है। धर्म के नाम पर भी किया जाता है, जाति के नाम पर भी किया जाता है। और जाति का जहां तक बात है, हमसे कोई भी पूछता है तो हम गर्व के साथ कहते बिहार आ जाओ। यदि जाति देखना हो तो बिहार आओ कि जाति का वोटिंग कैसे होता है बिहार में। और यही कारण रहा कि बिहार जो है वो पिछड़ा राज्य सा रहा, सबसे बड़ा कारण रहा। हर कुछ में हम लोग पीछे रहे, एक दो चीज को छोड़ करके। जैसे जनसंख्या घनत्व में हम लोग पीछे नहीं रहते हैं, जनसंख्या घनत्व में 1 नंबर पे न है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्र इतने हैं, आदमी भरते जाओ। और इससे हुआ क्या? जनसंख्या घनत्व में हम लोग 1 नंबर हो गए। शिक्षा सबसे निचले स्तर पे है, स्वास्थ्य सबसे निचले स्तर में दिखेगा आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले थोड़ा बहुत हम लोग सही होते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत, लेकिन जो कर रहा था वो मानसिक रूप से गड़बड़ हो गया है। उनके बिना नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। वो थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर हो गए हैं। जनगण मन चल रहा है, दूसरे को ऐंठ रहे हैं कि भाई साहब कुछ भी, लेकिन वो आदमी ने कुछ तो काम किए हैं। हमसे पूछेगा कि बिहार का सबसे बेस्ट सीएम, तो हम उन्हीं का नाम लेंगे। भले अंतोगतवा यही हुआ कि अंततः हम थोड़ा सा गड़बड़ा गए हैं, लेकिन हमसे पूछेगा तो हम तो उन्हीं का नाम लेंगे। बहुत कुछ किए उन्होंने, बहुत कुछ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोड के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, ऊर्जा में भी बहुत काम किए। वो पहले गांव में लाइट आता था, हो टाइम फिक्स रहता था कि इतना बजे। इसमें कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो लालटेन में ना पढ़ा हो, सब लालटेन में पढ़ा होगा। लालटेन तो छोड़िए, डिब्बी समझ रहे हैं? वो कप सिरप वाला बोतल में केरोसिन डाला जाता था और ढक्कन में छेद करके, और उसको हम लोग जला करके पढ़ते थे रात के 6 से 9 तक। सबका यही टाइम होता था। तो भाई साहब, ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब क्या करेगा, भले पलट जाते हैं कभी इधर कभी उधर, लेकिन काम तो अच्छा किए हैं। तो बिहार जो है तुम्हारा जाति के नाम पर बड़ी बटा है। तो राजनीतिक विभाजन जो होता है
वो धर्म के नाम पर भी होता है, जाति के नाम पर भी होता है और भाषा के नाम पर भी होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आज यहीं तक रहने दीजिए, इसके आगे ले चलेंगे हम लोग कल। यहां तक कोई दिक्कत है ना? ऑनलाइन वाला बता देना, चला समझ आया कि नहीं आया? हाँ हाँ